हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर में। दोस्तों, आज हम लोग ये जो वर्ण हैं इसके विभिन्न रूप, जैसे ये रेफ कहलाता है जो ऊपर में वर्ण के ऊपर में लगता है किसी भी वर्ण के, इसको बोलते हैं पदेन और इसका कोई विशेष नाम नहीं है। ये जैसे राष्ट्र लिखते हैं या ट्रक लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ना, तो उसमें ये वाला र का रूप आता है। तो हम आज ये र के तीनों रूप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनको किस तरह, कैसे परिस्थिति में किन के वर्णों के ऊपर लगाया जाता है ये जानेंगे। साथ ही साथ इस र वर्ण के बारे में विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि आज हमने र के बारे में यानी र वर्ण के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त किया है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। वीडियो को एक लाइक पहले कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, र वर्ण के विभिन्न रूप के बारे में तो जानेंगे ही, इससे पहले र अन्य व्यंजन वर्णों से किस तरह अलग है। अन्य जितने भी व्यंजन वर्ण हैं क से लेकर अढ़ तक, उनसे किस तरह अलग है, ये पहले ये विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला लाइन क्या लिखा है। ये जो र वर्ण है एक ऐसा वर्ण है जो कि पाई, पद या आधार रेखा से रहित होता है। अब यहाँ पर तीन शब्द आया, पाई, पद, आधार रेखा। तो मैंने सभी के बीच में देखो ऑब्लिक का चिन्ह लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई को ही पद भी कहते हैं और पद या पाई को ही आधार रेखा भी कहते हैं। जैसे हम कोई भी अक्षर लिखें, जैसे क, ट, द, ह, तो इनमें देखो ये जो लाइन है इसमें ट में छोटा सा है, द में भी छोटा सा है, ह में भी छोटा सा है। तो ये रेखा कहलाता है पाई, पद या आधार रेखा। ठीक है, तो इन्हीं रेखाओं को बोला जाता है पाई, पद या आधार रेखा। पद यानी पैर, पद यानी होता है पैर। अब पाई शब्द कहाँ से जानते हैं, देखो यहाँ मैंने चार पाई का चित्र बनाया है। तो चार पाई, जिसको छत्तीसगढ़ी में खटिया बोलते हैं, तो एक खटिया को चार पाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें चार पैर यानी कि पद यानी कि पाई होता है, तो इसीलिए इसको चार पाई बोलते हैं। तो पाई माने भी होता है उसका पैर। ठीक है, तो किसी भी वर्ण को, किसी भी अक्षर को लिखते हैं तो उसमें किसी में बड़ा पाई तो किसी में छोटा पाई रहता ही है। लेकिन र एक ऐसा वर्ण है जिसमें कहीं पर भी पाई, पद या जिसको आधार रेखा कहते हैं वो नहीं होता। समझ गए? तो र ही एक ऐसा वर्ण है पूरे व्यंजन में, क्या पूरा स्वर से लेकर पूरे व्यंजन तक, जिसमें आधार रेखा कहें या पद कहें या पाई कहें, इसका अभाव होता है। ये पद, पाई या आधार रेखा से रहित व्यंजन है। ये क्लियर हो गया। अगला देखें, अगला बिंदु, एक र एक ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग स्वरों की तरह मात्रा के रूप में भी होता है। जैसे देखो कर्म, प्रेम, ट्रक। तो यहाँ हम क्या किए हैं, ये र का ही रूप है। जैसे हम स्वरों को व्यंजन से जोड़ते समय, जैसे हम स्वरों को व्यंजन से जोड़ते समय हम इस स्वर के मूल रूप को नहीं जोड़ते। क्या करते हैं, ये स्वर में, ये व्यंजन में ये स्वर का मात्रा को जोड़ते हैं। जब भी हम किसी व्यंजन वर्ण में स्वर को जोड़ते हैं तो स्वर के मूल रूप को नहीं जोड़ते, उसके मात्रा वाला रूप को जोड़ते हैं। ये क्या है, मात्रा वाला रूप है। ठीक, उसी तरह र भी एक ऐसा वर्ण है जिसका मात्रा की तरह प्रयोग किया जाता है। देखो ये र मूल रूप में नहीं है, ये उसका मात्रा रूप है, ये भी इसका मात्रा रूप है, ये भी इसका मात्रा रूप है। तो जितने भी व्यंजन हैं र को छोड़कर किसी का भी प्रयोग इस तरह मात्रा के रूप में नहीं होता, केवल र वर्ण का ही प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। तो ये अलग हुआ बाकी व्यंजनों से। अगला देखें र व्यंजन के बारे में।
ये जो र वर्ण है इनका अगर वर्गीकरण करें तो ये कौन कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, आइए इस बिंदु के माध्यम से जानें। देखो ये जो र वर्ण है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, य र ल व, ये चार जो वर्ण है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उच्चारण अंगों, उच्चारण अंग किसे कहते हैं, कंठ, जीभ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, ये उच्चारण अंग कहलाते हैं। तो उच्चारण अंगों के स्पर्श के आधार पर अगर हम र का वर्गीकरण करें तो इसे मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यानी हम जब र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो नुकीला वाला सिरा है मूर्धा यानी कि मसूड़े को स्पर्श करता है, तब जाकर र का उच्चारण कर पाते हैं। अल्प प्राण, अगर मुंह से निकलने वाली हवा की मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो र वर्ण को बोलते समय कम हवा निकलता है मुंह से, इसलिए इसे अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं। घोष व्यंजन कहा जाता है जिसका उच्चारण करते समय हमारा ये जो स्वर यंत्र है कंठ, इसमें कंपन होता है। इसके अंदर जो स्वर यंत्री लगे हैं, पत्ती लगा हुआ है, उसमें जिस वर्ण का उच्चारण करते समय कंपन होता है, नाद होता है जिसको बोलते हैं, उसको घोष व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो र भी एक घोष व्यंजन है। ठीक है, इस तरह हम र के बारे में जाने कि किन किन वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है। क्या क्या, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श के आधार पर मूर्धन्य है, और अल्प प्राण और घोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। देखें अगला र के बारे में और विशेष चीज, इसमें री का मात्रा व हलंत का प्रयोग कभी नहीं होता। याद रखें, आप जितने भी व्यंजन है क से लेकर अढ़ तक, सब में री की मात्रा, ये जो री की मात्रा है इस तरह होता है। री की मात्रा किसके नीचे लगता है, पाई के नीचे ही हमेशा लगता है। किसके नीचे, देखो इस यहाँ लगता है, ये इसमें नहीं लगता क्योंकि इसमें नीचे पाई नहीं है, यहाँ लगता है, इसमें इधर लगता है। ठीक है, इसमें नहीं लगता। तो र ही एक ऐसा वर्ण है जिसमें री की मात्रा नहीं लगाते, न ही हलंत, जैसे इस तरह लगता है जैसे ये लगाए तो ये, इसको बोलते हैं हलंत। तो कभी भी र वर्ण में इस तरह हलंत का प्रयोग नहीं होता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो री का प्रयोग, तो र वर्ण में री का प्रयोग नहीं, तो र वर्ण में री की मात्रा कभी नहीं लगाया जाता, न ही हलंत का प्रयोग होता है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं र वर्ण के बारे में, ये वाला बिंदु। तो इस वर्ण में ऊ और ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ की जो मात्रा है उसको नीचे न लगा करके बगल में लगाया जाता है। जैसे ये र है, र छोटा ऊ लगाएंगे तो इस तरह र लिख करके इसके ये जो पेट वाला भाग है बगल में खाली ऐसे करेंगे। ठीक, अगर इसी र में बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है तो इस तरह ऐसे गोल करने के बाद करेंगे। तो दोनों में अंतर दिखना चाहिए। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐसे ही कर देंगे तो पता कैसे चलेगा ये ऊ की मात्रा है, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा है। तो इसका पहचान यही है, इसमें इस तरह करना है, यहाँ गोला नहीं करना है। बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ गोल करने के बाद लगाएंगे। तो ये पहचान है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाने का र वर्ण में। ठीक, बाकी जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी में ये पाई के नीचे में, जैसे क में मैं मात्रा लगाऊंगा तो यहाँ लगाऊंगा, इस टा में लगाऊंगा तो इस पाई के ठीक सीधा में, आधार रेखा कहीं या पाई कहीं, इसमें भी लगाऊंगा तो इसके ठीक सीधा में लगाऊंगा, ऊ की मात्रा बड़ा, इसमें भी इसके सीधा में लगाऊंगा। ठीक है, तो जितने भी बाकी जो व्यंजन हैं उसमें ये पाई, आधार रेखा या पद कहें, इसके सीधा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाया जाता है, जबकि र में इसके बगल में, यानी कहें तो यहाँ को पेट शब्द भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। ये देखें अगला, र वर्ण को शब्द के प्रारंभ में, बीच में, अंत में कहीं भी जगह प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रथ लिखे हैं तो रथ शब्द में देखो शब्द के शुरू में आया, सड़क में शब्द के बीच में आया, कमर में अंत में आया। अब ये क्यों बता रहा हूं भाई,
ये भी थोड़ा समझो। यानी जो र वर्ण है शुरू में भी, बीच में भी, अंत में भी आ जाता है, वो तो बहुत सारे वर्ण वैसे लिखे जा सकते हैं, तो क्यों बता। देखिए ये शुरू में, बीच में, अंत में भी लगाया जा सकता है। ये बताने का कारण इसलिए है क्योंकि कुछ वर्ण ऐसे रहते हैं, जैसे ये अंगा, इया, अणा और अड़ा और अड़। अंगा, इया, अणा, अड़ा, अड़, ये जो 5 वर्ण है, व्यंजन वर्ण, इनको कभी भी प्रथम, किसी भी शब्द में प्रथम अक्षर के रूप में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका या तो आप बीच में करोगे या अंत में करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी वर्ण हैं उसमें 5 वर्ण ऐसे हैं जिनको प्रथम अक्षर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि र ऐसा वर्ण है जिनको हम प्रथम भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं किसी भी शब्द के, और अंतिम में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया र वर्ण की विशेषता। अब हम जानेंगे ये र के जो विभिन्न रूप है, ठीक है, इनका प्रयोग किन किन वर्णों में होता है और किस तरह होता है। साथ ही साथ अगर ये र के विभिन्न रूप हो किसी वर्ण में, किसी शब्द में, तो उसका उच्चारण, उसको पढ़ेंगे किस तरह, ये अब जानेंगे। चलिए इसको आइए अब जानते हैं र के जो विभिन्न रूप है, रेफ, पदेन, और यह जो विशेष रूप है जिसका ट्र के रूप में हम लोग याद करते हैं, तो इनका प्रयोग किस तरह होता है। देखिए, स्वर रहित र। स्वर रहित मतलब क्या जाने हम, जैसे कोई भी वर्ण जब हम लिखते हैं ये का, तो ये वास्तव में स्वर सहित है। ये 2 वर्णों से मिलकर बना है क, व्यंजन वर्ण, और ये स्वर वर्ण अ। तो इन दोनों को योग करने पर, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क प्राप्त होता है। यानी कि जितने भी वर्णमाला में हम लोग व्यंजन वर्ण लिखे रहते हैं, याद रखना व्यंजन वर्ण, तो सभी व्यंजन वर्णों में ये जो स्वर वर्ण है वो जुड़ा रहता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर जुड़ा ना हो। जब हम किसी वर्ण के नीचे इस तरह हलंत लिखे रहते हैं, हलंत का चिन्ह लगाए रहते हैं, तो ये बिना स्वर के होता है, इसमें स्वर जुड़ा नहीं रहता। ठीक, तो यहाँ पर भी वही बात कहा जा रहा है कि जब र इस तरह हलंत वाला हो, यानी उसमें स्वर ना जुड़ा हो, तब उसको हम इस तरह रेफ, यानी इसको रेफ कहा जाता है, इस तरह रेफ के रूप में लिखा जाता है। रेफ एक उर्दू शब्द है, और रेफ का ही अर्थ होता है वर्ण के ऊपर आने वाला या ऊपर लगने वाला। ठीक, तो इसको हम रेफ कहते हैं, जो कि स्वर रहित र को प्रदर्शित करता है। देखिए इसके बारे में, जब स्वर रहित र 2 वर्णों के बीच में आता है तो उसे आगे वाले वर्ण के ऊपर इस तरह रेफ के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक, उदाहरण से समझें, जैसे ये क, इस तरह देखो ये स्वर रहित है क्योंकि इसमें हलंत लगा है। अब पीछे बताया हूं अभी कि र में कभी भी हलंत नहीं लगाया जाता, तो यहाँ पर आधा र है वो स्वर रहित है, तो क आधा र यानी कि र और म। तो जब देखो 2 वर्ण क और म के बीच में इस तरह र जो है वो स्वर रहित है, स्वर रहित र आया है, तो आपकी स्थिति में हमको इस र को इस र के आगे वाले में जो वर्ण है उसके ऊपर लगा देना है। ये इसका नियम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म, कर्म पढ़ते हैं। इसी तरह प र व इस तरह हो, तो ये जो स्वर रहित र है उसको आगे का वर्ण क्या है इसका व, तो व के ऊपर इसको लगा दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया पर्व। उसी तरह ध और म जो वर्ण है इसके बीच में स्वर रहित देखो र आया है, तो इसको जब भी ऐसा स्वर रहित र आता है किन्हीं भी 2 वर्णों के बीच में, तो उस र के स्वर रहित र को ठीक उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। और इसको पढ़ने का नियम जान लीजिए, इसको जब भी हम हिज्जे करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो ये शुरू वाले वर्ण के साथ जोड़ते हैं। आधा अक्षर को जोड़ने का नियम है, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, धर्म, धर्म। तो जो स्वर रहित र है वो
ध के यानी कि शुरू वाले वर्ण के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह देखो कर्म, कर्म, पर्व, पर्व। तो जब हम ऐसे रेफ वाले जब शब्दों का उच्चारण करेंगे तो जो रेफ है उसको उसके पहले वाले वर्ण के साथ जोड़ करके पढ़ना रहता है। ठीक, ये हो गया। दूसरी बात, यहां पर देखिए जिसके साथ रेफ लगा है, जिस वर्ण के साथ, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है। अब मान लो मात्रा हो तो कैसे करेंगे? तो याद रखें, मान लो जैसे मात्रा लगा है, जैसे धर्मी लिखना है, ये स्वर रहित र है, अब इस तरह मी है, तो इसमें इस स्वर रहित र को कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने का नियम है, जब भी हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें जो मात्रा लगा है, ठीक है, आगे वर्ण में जो मात्रा लगा है उस वर्ण में जोड़ करके उसको लगाया जाता है, चाहे कोई भी मात्रा हो। जैसे धर्मो लिखते हैं, धर्मो, इस तरह, तो इसमें ये जो ओ की मात्रा लगा है, तो इस ओ की मात्रा में ही जोड़ करके इस रेफ को यानी कि स्वर रहित जो र है उसको लगाया जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप लोग देखे होंगे, ये चीज कब ध्यान में आता है? जब हम कहीं पढ़ते हैं, जानते हैं उसके बारे में, तब ध्यान जाता है। तो आज से आप लोग देखना, जब भी जो भी हिंदी में लिखा रहता है, जहां रेफ आएगा और जिसके ऊपर रेफ लगा उसमें मात्रा है, तो मात्रा के ऊपर ही लगता है। ठीक, तो ये इसका यानी रेफ को लगाने का नियम है। ठीक, और उसको पढ़ने का नियम आपको बता दिया, जिसके ऊपर रेफ लगा है उसके पहला वर्ण के साथ उसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसका अलग उच्चारण करते हैं। ठीक, तो ये हो गया रेफ के बारे में। अब देखते हैं स्वर सहित र। यहां देखिए जो र है वो स्वर सहित है, पूरा र है, इसमें स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है। स्वर सहित का मतलब क्या है? स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। तो स्वर सहित जो र है उसका दो रूप में प्रयोग करते हैं। इस तरह पहला है पदेन। पदेन नाम से ही पता चल रहा है, पद, अभी बताया मैंने, पद, पाई और आधार रेखा। किसी वर्ण के इस तरह, किसी वर्ण में जब इस तरह हम खड़ी लाइन खींचते हैं, किसी में इस तरह छोटा सा लाइन बनाते हैं, ठीक है, किसी में बड़ा लाइन बनाते हैं, तो इस तरह इसी को क्या बोला जाता है? पद, पाई या आधार रेखा। तो पद के, पदेन का मतलब होता है पद के नीचे। तो पदेन यानी पद के नीचे में लगाया जाने वाला जो र का स्वरूप है, जो र का एक रूप है, उसको बोलते हैं पदेन। इसका प्रयोग किसी वर्ण के पद, पाई या आधार रेखा, भी मैंने बताया तीनों का अर्थ एक ही है। हम इसको पद भी कह सकते हैं, पाई भी कह सकते हैं और आधार रेखा भी कह सकते हैं, के नीचे होता है। ट, ठ, ड, ढ, अंगा, ञ, ण, अड़, अढ़ में इसका प्रयोग नहीं होता। तो जो चीज जहां नहीं होता उस चीज को विशेष नोट करके रखो। तो ये जो ट वर्ग का जितना भी व्यंजन है, ट वर्ग के जितने भी व्यंजन है, देखो ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, और ये जो अंगा, जो पंचम वर्ण है, अंगा, ञ और अण, ये हो गया। और ये जो उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं इसको, अड़ा, अढ़, उच्छिप्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं अड़ा, अढ़, तब हमारा जीव तालु को छूता है और झटके के साथ नीचे गिरता है। तो उत माने होता है उठना, क्षिप्त माने होता है गिरना। तो उच्छिप्त माने हमारा जीव उठ रहा है, तालु कुछ होता है और झटके से गिरता है, इसलिए इन दोनों वर्णों को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक, शब्दों को तोड़ करके अर्थ समझा करो हिंदी भाषा में, तभी हम हिंदी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों इनका वर्ग का नाम ऐसा रखा गया। ठीक है, तो ये उच्छिप्त व्यंजन है। तो यहाँ जितना भी वर्ण लिखा हूँ, ट वर्ग का पूरा वर्ण 5, और ये अंगा, य और ये उच्छिप्त जो दो व्यंजन, तो इनमें कभी भी ये जो पदेन वाला र है, पदेन रूप, रा का जो पदेन रूप है जो कि स्वर सहित है, इसका प्रयोग कभी नहीं होता। ठीक, अब इसका उदाहरण शब्द देख लेते हैं। देखिए कुछ शब्द आप लोगों को स्क्रीन पर इधर दायां साइड दिखाई दे रहा होगा, उसको भी देख सकते हैं। कुछ यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे देखो प्रेम, ये
तो इसमें पाई में देखो नीचे लगा है द्रव लिखते हैं इस तरह। तो देखो यहाँ ये द में देखो यहाँ पर इस तरह जो है ये पद का काम करता है, ठीक है, इसमें लगाने के लिए है। उसी तरह इसमें देखें हा भी एक विशेष तरह का है, वर्ण है, तो यहाँ देखो ये पद का काम करते हैं, तो यहाँ लगाते हैं इसका, ठीक है। अब बाकी में तो ये पाई यानी कि आधार रेखा होता ही है, इसलिए लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ देखें ये ट में, अब ट में नीचे देखो, इधर देख लो, ये जितने भी वर्ण हैं तो नीचे में पाई नहीं है, इसमें नीचे में कहीं पर भी पाई नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनमें ये जो पदेन वाला र का रूप है इसको नहीं लगाया जाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे इन दोनों में तो है, तो ये दोनों क्या है जी, पंचम वर्ण है। यहाँ से देखो ये जितने भी 5 व्यंजन हैं ये कभी भी किसी शब्द का प्रथम वर्ण नहीं बन सकते, प्रथम अक्षर के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इसलिए इनमें भी ये जो र का पदेन रूप है इसको नहीं लगाया जाता, ठीक। तो ये चीज हो गया। अभी मैंने आपको लोगों को बता दिया पदेन का किस तरह प्रयोग होता है। अब आज की वीडियो का में र का यह अंतिम प्रयोग देखते हैं। देखिए ये है कहलाता है, ये इसको इस तरह लिखा जाता है, ये स्वर सहित र है, ये स्वर सहित र का रूप है। अब देखिए र के इस रूप का प्रयोग केवल ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ में ही होता है। ये जो 4 वर्ण हैं इनमें भी विशेषकर ये ट में होता है, ये वाला जो र का प्रयोग, और ड में होता है। ये ज़्यादातर आप लोग इन्हीं दोनों वर्णों में ये वाला जो र का रूप है जो कि स्वर सहित है इसका प्रयोग होते हुए आप लोगों ने देखा होगा। जैसे देखो ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रैगन, तो देखो ये ट और ड इन्हीं दोनों वर्णों में ही र के इस रूप का प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो इसमें ध्यान ये रखना है केवल कि ये र का जो ये वाला रूप है इसका प्रयोग केवल ट वर्ग के अंतर्गत जो 4 वर्ण आते हैं ट ठ ड ढ इन्हीं में ही होता है, और बाकी कहीं पर भी बाकी और किसी भी व्यंजन में ट के इस रूप का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। आशा है आज का यह र के विभिन्न रूपों के बारे में यह जानकारी और उससे संबंधित यह जानकारी भरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हमको किसी के बारे में भी जानकारी अगर पूरा लेना है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ता ही है, ठीक है। और पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत